हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्क पॉइंट में। आज हम बात करने वाले श्वसन की क्रिया के बारे में। श्वसन की क्रिया हमारे जो मानव श्वसन तंत्र है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें किस प्रकार से ये क्रिया संपन्न होती है। पिछले वीडियो में हमने बात की कि जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मानव श्वसन तंत्र है, इसमें कौन कौन से भाग सम्मिलित होते हैं। तो सबसे पहला जो इसका भाग था मानव श्वसन तंत्र का, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इसमें अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो पहला भाग था, इसमें नासिका, ग्रहणी और हमारे स्वर यंत्र और मुख इसमें सम्मिलित थे। और इसका जो सेकंड पार्ट था जिसे हम लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब निचला जो श्वसन तंत्र है, इसमें क्या है कि हमारे ब्रोंकाई, श्वसनिका, कूपिका और लंग्स सम्मिलित रूप से हमारे मिलकर कार्य करते हैं श्वसन की क्रिया में। और तीसरा जो इसका पार्ट था जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि श्वसन मांसपेशियां जो हमारे डायफ्राम में सिकुड़ने और इसके संकुचन में इसको मदद करती है। अब हम बात करते हैं ब्रीथिंग की क्रिया के बारे में। ब्रीथिंग, श्वसन की क्रिया के बारे में। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों तक तथा फेफड़ों से प्राप्त CO2 को वायुमंडल तक पहुंचाया जाता है। तो हम सरल भाषा में इसकी बात कर सकते हैं कि श्वास को लेना और छोड़ना ये ब्रीथिंग की क्रिया में होता है। तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों तक तथा फेफड़ों से प्राप्त CO2 को वायुमंडल तक पहुंचाया जाता है। ये किस क्रिया में होता है? हमारे ब्रीथिंग की क्रिया में। तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों तक तथा फेफड़ों से प्राप्त CO2 को वापस वायुमंडल तक पहुंचाने का कार्य ब्रीथिंग में होता है। तो ये क्रिया हमारे दो पदों में पूर्ण होती है। पहला है इंस्पायरेशन, जिसे हम निह श्वसन कहते हैं, आंतरिक श्वसन जो हमारी बुक में दे रखा है 10th की में, इंटरनल रेस्पिरेशन। दूसरा है एक्सपायरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन। इंस्पायरेशन में क्या होता है कि इस प्रक्रिया के अंदर श्वास का अंदर लेना, मतलब हमारी इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन होती है ये हमारे फेफड़ों तक आती है, फेफड़ों तक पहुंचती है इस क्रिया के अंदर। ये किस प्रकार से, हमारे जैसे वायुमंडलीय ऑक्सीजन, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहती है, तो ये हमारे नासिका के द्वारा हमारे श्वास नली से होती है, हमारे फेफड़ों में पहुँचती है। तो फेफड़ों में पहुँचती है तो हमारे क्या होता है कि डायफ्राम है, डायफ्राम हमारे सिकुड़ जाता है, मतलब हमारे मांसपेशियां स्थित होती है, इंटरकोस्टल मसल इसमें स्थित होती है, तो इसके कारण ये सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ने के कारण क्या होगा, जो हमारी ये थोरेसिक कैविटी होती है, जो ये गुहा स्थित होती है जिसमें हमारे फेफड़े स्थित होते हैं, तो इसका एरिया बढ़ जाता है, मतलब इसका थोरेसिक कैविटी का एरिया बढ़ेगा। तो एरिया बढ़ने, इसका क्षेत्रफल बढ़ने के कारण क्या होगा, इसमें यहाँ मतलब वायुमंडलीय दाब इसमें कम हो जाएगा। तो वायुमंडलीय दाब कम होगा तो क्या होगा कि हमारी जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है या हमारे विसरण, जो डिफ्यूजन होता है, विसरण के गुण के कारण क्या होता है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाहित होती है। तो इस कारण ये हमारे निह श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसके अंदर हमारे फेफड़ों में पहुंच जाती है। अब हम बात करते हैं एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन मतलब बाह्य श्वसन के बारे में। बाह्य श्वसन में क्या होता है कि हमारी जो डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम में क्या होता है कि मांसपेशियां होती है, श्वसन मांसपेशियां होती है, तो इसके कारण क्या होता है कि डायफ्राम पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, पुनः अपनी अवस्था में आता है। तो इस प्रकार ये अपनी पुनः अवस्था में आता है, तो इसके कारण क्या होता है कि हमारी जो ये थोरेसिक कैविटी होती है जिसमें हमारे लंग्स स्थित होते हैं, तो इसका क्या होता है कि वापस ये अपनी, इसका क्षेत्रफल कम हो जाता है। इस कैविटी का क्षेत्रफल कम होगा तो क्या होगा कि यहाँ वायुमंडलीय दाब अधिक हो जाएगा। तो वायुमंडलीय दाब अधिक होने के कारण क्या होगा कि गैसों के अंदर, अभी हमने बात की कि डिफ्यूजन, विसरण का गुण पाया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि गैसेज अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाहित होती है। तो हमारी जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ प्रेजेंट होती है हमारी लंग्स के अंदर। तो डिफ्यूजन के कारण, विसरण के कारण क्या होता है कि यहाँ दाब बढ़ता है, तो दाब बढ़ने के कारण ये हमारे वायुमंडल में वापस पहुंच जाती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक्सपायरेशन कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन की क्रिया में गैसों का एक्सचेंज होता है, जैसे O2 का हमारे लंग्स में प्रवेश करती है और लंग्स के द्वारा जो CO2 है हमारे वायुमंडल में जाती है। तो इस बारे में हम गैसों के विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बारे में हम अब बात करेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो हमारे
कूपिकाएं होती है, तो वायु कूपिकाओं में जो ऑक्सीजन पाई जाती है ये मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है। तो इस प्रकार हम गैसों के विनिमय के बारे में बात करेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का विनिमय। किस प्रकार से हमारे गैसों का विनिमय होता है, हमारे O2 मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका तक कैसे पहुंचती है, इस बारे में अब बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी कूपिकाएं, जो वायु कूपिकाएं होती है, जहां हमारे ऑक्सीजन स्थित रहती है। तो वायु कूपिकाएं, इस प्रक्रिया में हमारे वायु कूपिकाओं के चारों ओर क्या होता है कि हमारे छोटी छोटी ब्लड वेसल्स पाई जाती है, धमनी एवं शिराएं पाई जाती है, जो रक्त को लाने व ले जाने का कार्य करती है। वायु कूपिकाओं के चारों ओर हमारे ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां पाई जाती है, धमनी एवं शिराएं। अब हमारे रक्त वाहिनियों के अंदर क्या होता है कि रक्त का संचरण होता है। रक्त का संचरण मतलब रक्त का प्रवाह होता है हमारी धमनियों के अंदर, रक्त का प्रवाह। अब हमारे रक्त में जो आरबीसीज पाई जाती है, रेड ब्लड सेल्स पाई जाती है, तो आरबीसीज का भाग होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसीज का भाग होता है हीमोग्लोबिन। जो हमारे रेड ब्लड सेल आरबीसीज में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ये क्या करता है, हमारे जो वायु कूपिकाओं के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, उपस्थित रहती है, इसके साथ उच्च आकर्षण बल रखता है, उच्च आकर्षण बल रखता है। इस बल के कारण क्या होता है कि जो हमारे जो गैसेज होती है, तो गैस हमारी जो ऑक्सीजन रहती है, ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विस्तृत रहती है। किसके कारण? उच्च आकर्षण बल के कारण। तो वायु कूपिकाओं के अंदर जो हमारी ऑक्सीजन रहती है, तो ये ऑक्सीजन हमारे धमनियों में आ जाती है। धमनियों में ब्लड वेसल्स में जब ये ऑक्सीजन आएगी, तो ये क्या करेगी, हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया कर लेगी। हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करेगी तो HbO2 हीमोग्लोबिन ऑक्साइड का निर्माण करेगी। हीमोग्लोबिन ऑक्साइड का यह निर्माण कर लेती है। अब हीमोग्लोबिन ऑक्साइड का निर्माण हो गया, तो इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन क्या करती है, हीमोग्लोबिन ऑक्साइड के रूप में हमारे मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका तक यह ऑक्सीजन पहुंच जाती है। अब क्या होता है कि हीमोग्लोबिन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ऑक्साइड हीमोग्लोबिन ऑक्साइड के रूप में हमारे मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाती है, कि प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाती है। जब हमारे मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है, तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन जो हमारी ग्लूकोज रहता है, जो हमारी कोशिकाएं क्या करती हैं, हमारे ग्लूकोज जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनका ये ऑक्सीडेशन करने का कार्य करती है। तो ये हमारी कोशिकाएं ऑक्सीजन कोशिकाओं तक आ गई, तो हमारी कोशिकाओं के अंदर जो ग्लूकोज या न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स का ये ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है। ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण होगा ग्लूकोज का या न्यूट्रिएंट्स का, तो हमारे एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एटीपी का निर्माण होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा, और हमारे CO2 गैस उत्पन्न होगी, CO2 गैस उत्पन्न होगी। अब CO2 गैस उत्पन्न होगी, तो CO2 गैस क्या करेगी, हमारे प्लाज्मा में घुलकर या फिर कार्बोनेट्स के द्वारा हमारे रुधिर वाहिकाओं के जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ ये ब्लड वेसल के पास एकत्रित हो जाएगी। और एकत्रित होने के कारण क्या होगा कि ब्लड वेसल्स में क्या होगा कि इसकी सांद्रता अधिक हो जाती है। तो सांद्रता अधिक होने के कारण क्या होगा कि जो गैसेज होती है हमारी
अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण के कारण, गुण के कारण ये क्या करती है, हमारे जो वायु कुप्पिकाओं के अंदर क्या होता है कि इसकी निम्न सांद्रता रहती है, इसकी कम सांद्रता रहती है ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये क्या करती है, हमारी ब्लड वेसल्स से ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे कुप्पिकाओं तक पहुंच जाती है और कुप्पिकाओं के द्वारा हमारे वायुमंडल में यह पहुंचा दी जाती है। इस प्रकार हमने बात की कि ये किस प्रकार से हमारे गैसों का विनिमय होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, और ये मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। और ऑक्सीजन जब हमारे मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है तो ये कोशिकाएं क्या करती है, अपनी विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए इसको ऊर्जा की आवश्यकता रहती है, और ऊर्जा की आवश्यकता के लिए ये क्या करेगी, हमारे ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीजन के द्वारा ये ऑक्सीकरण करती है। तो ऑक्सीकरण करेगी हमारे ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स का, तो हमारे एटीपी का निर्माण होगा और CO2 गैस हमारे उत्पन्न होगी। अब CO2 गैस क्या करती है, हमारे प्लाज्मा और कार्बोनेट्स के द्वारा हमारे शरीर के, हमारे रुधिर वाहिकाओं के पास आ जाती है। रुधिर वाहिकाओं के पास इसकी सांद्रता अधिक होती है, तो गैसों में क्या है कि हमारे विसरण का गुण पाया जाता है, जिसके कारण ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरित होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जहाँ हमारे वायु कुप्पिकाएं होती है तो वायु कुप्पिकाओं में क्या है कि इसकी सांद्रता कम रहती है, तो ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाहित होती है और ये हमारे वायु कुप्पिकाओं में ऑक्सीजन आ जाती है। और फिर हमारे डायफ्राम जब हमारे शिथिल अवस्था में आता है, शिथिल अवस्था में आने के कारण क्या होता है कि यहाँ क्षेत्रफल कम हो जाता है। क्षेत्रफल कम होने के कारण, इसको दबाव के कारण इसको बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार ये हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों के विनिमय की क्रिया संपन्न हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रक्त के बारे में, रक्त परिसंचरण के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।